सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस जिसने बहुत ही मुख्तसर से अरसे में दुनिया को तेज़ी से बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के अवाम समेत दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद के ज़हनों में इस वक्त एक ही सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जिसने दुनिया में हमने देखा कि कितनी तबाही मचा दी, दुनिया ही तब्दील करके रख दी। तमाम लोगों के ज़हनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि इसका खात्मा कब मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, इस हवाले से अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और ये आपके लिए। इस हवाले से सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के तजर्बे से दुनिया भर के ममालिक में कोरोना की वबा के खात्मे के वक्त की पेशगोई कर दी। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ख़त्म कब होगा, तमाम ममालिक में वक्त की पेशगोई कर दी। डेट्स भी बताई गई हैं, कितना % कब तक ख़त्म हो जाएगा। मैं तमाम डाटा आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोग ऐसे जो अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते हैं, मैं उर्दू में आपके साथ ये डाटा शेयर करूँगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में, सबसे पहले हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। तमाम पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान में इस वबा पर 8 जून तक 97% 97% काबू पा लिया जाएगा। 8 जून की तारीख बताई जा रही है, 97% काबू पा लिया जाएगा। डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में ये वबा 27 अप्रैल से उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, यानी अलार्मिंग होगी। ये तारीख याद करने, 27 अप्रैल से उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाएगी वबा, जिसके बाद केसेस की शरह में बतदरीज कमी भी आएगी। और 9 जून तारीख बताई जाती है, 9 जून, जब तक इस पर 97% 97%, जबकि 23 जून बताया जाता है, 23 जून तक 99% 99%, और 1 सितंबर यानी 1 सितंबर तक 100% काबू पाया जा सकता है। यानी 1 सितंबर तक एक्सपेक्टेड इस डाटा के मुताबिक कि 100% इस वबा पर, कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। ये मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, इस एस्टिमेट को रोज़ाना नए डेटा की बुनियाद पर अपडेट भी किया जा रहा है, लेकिन याद रहे कि ये हतमी नहीं है, ये हतमी नहीं है, इसमें गलती का 100% इम्कान भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी क्या कहती है मज़ीद? यूनिवर्सिटी के मुताबिक आलमी सतह पर, अब आलमी सतह की बात कर लेते हैं, इस वबा पर 29 मई 29 मई तक 97% 97% तक काबू पाया जा सकता है, और ये शरह 17 जून तक 99% यानी 99% होगी 17 जून तक। और 9 दिसंबर की 9 तारीख 9 दिसंबर तक 100% तक पहुँचेगी इस वबा से। अब ज़रा सुनिएगा, सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमरीका में 11 मई तक 97% काबू पाया जा सकता है, जबकि 100% कंट्रोल 27 अगस्त तक मुमकिन होगा। इटली में 7 मई, सऊदी अरब की बात करूं तो 21 मई, मुत्तहिदा अरब अमारात में 11 मई, टर्की की बात करूं तुर्की की तो वहाँ पे 16 मई की तारीख बताई जाती है इस डाटा के मुताबिक। बरतानिया में 15 मई, इटली में 7 मई, स्पेन में 3 मई, जर्मनी में 2 मई, फ्रांस में 5 मई, जापान में 18 मई, ईरान में 19 मई, इंडोनेशिया की बात करूं तो 6 जून की तारीख, मलेशिया की 6 मई, सिंगापुर में 4 जून, और भारत में 21 मई तक इस वबा पर 97% तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से मई को बहुत अहम करार दे रहे हैं। आप कभी भी किसी डॉक्टर को बात करते हुए सुनते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, तो आप बार बार ये बात महसूस करते होंगे कि डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि मई के महीने में बहुत एहतियात की जाए, जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की सूरत में खुदा न ख्वास्ता केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कोरोना वायरस से होने वाली जो हलाकतें हैं उनमें कमी के बाद अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने भी लॉकडाउन में नरमी की है और कारोबारी मराकज़ खोलने का बाकायदा ऐलान भी किया है। अब कई हफ्तों के बाद पहली मरतबा स्पेन में बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी दे दी गई है। इटली और कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाले जो मुल्क हैं, इटली, अगर मैं इटली की बात करूं, वहाँ पे भी मार्च में मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज के बाद 4 मई से रेस्टोरेंट्स और जो होलसेल की मार्केट्स हैं उसको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूं तो इसके साथ ही शहरियों के लिए तफरी गाहें हैं या पार्क्स हैं, वो वहाँ जाने के रास्ते खोल दिए गए हैं, और रिश्तेदारों से मिलने पर फिर से भी पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी, जो मैंने आपके साथ तारीख शेयर की 4 मई तक। अब 3 हफ्ते के बाद दूसरे मरहले में
दीगर दुकानें और म्यूज़ियम भी खोल दिए जाएंगे। आप ये प्लानिंग ज़रा समझें कि पहले मरहले में क्या खोला जा रहा है, फिर दूसरे मरहले में क्या किया जाएगा। और उससे पहले एक सख्त लॉकडाउन था। इटली के वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ शहरियों को बाकायदा आगाह किया है कि उनको फेस मास्क पहनने की और समाजी फासला रखने की जो उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उस पर अभी भी उन्हें सख्ती से अमल करना होगा। अब स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड में हेयर ड्रेसर्स, जो मसाज पार्लर्स हैं, फूल फरोश हैं और जो गार्डन सेंटर्स हैं वो खोल दिए गए हैं। सऊदी अरब ने भी मुल्क में जो जारी कर्फ्यू है उसको जुज़वी तौर पर उठाया है, जिसके तहत मॉल्स और जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें हैं वो कुछ घंटे के लिए खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन टाइम तय किया गया कि कुछ घंटे। लेकिन मक्का में कर्फ्यू बरकरार रहेगा। अगर मैं नॉर्वे की बात करूं तो नॉर्वे में कोरोना वायरस पर काबू पाने के ऐलान के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। और ओस्लो की बात करूं तो वहाँ पे 6 से 10 साल के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल्स एक हफ़्ता पहले ही खोल दिए गए हैं और खुलने वाले स्कूल्स में क्लासेस को कम से कम 15 तलबा तक महदूद कर दिया गया। 15 स्टूडेंट्स, 15 तलबा तक महदूद कर दिया गया। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड में भी कोरोना को शिकस्त देने का ऐलान कर दिया गया। न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक अब न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी मरीज़ मौजूद नहीं है। इसके बावजूद, अब ज़रा सुनिएगा, इसके बावजूद न्यूजीलैंड में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इसमें नरमी की गई। ख़त्म नहीं किया गया, नरमी की गई है। अब दूसरी जानिब अगर मैं रूस की बात करूँ, ब्राज़ील की बात करूँ, मैक्सिको, वहाँ पर कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से ये वबा कैसे और कब ख़त्म हो सकती है और इसके मुकम्मल ख़ात्मे के बाद कितना अरसा मज़ीद एहतियात करनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मज़ीद हमें एहतियात करनी होगी। क्या कोरोना की शक्ल पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है? ये भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो गर्दिश करें लोगों के ज़हनों में। और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए आखिर कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन से परहेज़ से इम्यूनिटी कम होगी, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि किससे इम्यूनिटी बढ़ेगी वो तो आप अपनी खुराक में ऐड करें, किससे कम हो रही है उसको भी तो खुराक में से निकालना है, ये भी सवाल है। इन सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उन मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप इनको अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है जी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब वार्म वेलकम, आपसे रहनुमाई चाहेंगे पूरे प्रोग्राम में। और डॉक्टर शाजली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जी सीने और ICU के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सही आपका नाम लिया है, शाजली आपका नाम है जी। डॉक्टर शाजली आपसे शुरू करती हूँ। डॉक्टर्स क्यों मई के महीने को अहम करार दे रहे हैं डॉक्टर साहब? और साथ जो मैंने ये भी पूरा ये आपके साथ डाटा शेयर किया, आपने भी सुना होगा, ये किस हद तक रिलायबल है, हम इस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है? क्या वाकई जो डेट्स बताई जा रही है एक्सपेक्टेड डेट्स, क्या वाकई 1 सितंबर को पाकिस्तान से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है? अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ये जो आपने अभी डाटा किया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स और जो ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखें तो आप ख़ुद अपने प्रोग्राम में इसी बात पे बता रही हैं कि बहुत सारे मुल्कों ने जिधर ये अभी वबा कम भी होगी, अभी पूरा लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया है और हम उस फेज़ में आ चुके हैं। जब आप देखें तो हमारा जो है ये वबा सर्ज इख्तियार कर गई है। पिछले अगर 24 अप्रैल 25 अप्रैल का डाटा निकाल लें तो 800-900 केसेस तक भी हम चले गए हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो ऊपर ये फिगर्स जा रही हैं। तो इसमें तो एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है ये वबा शायद तेज़ी से फैल रही है और हम उसी स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे दूसरे ममालिक जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और लॉस हुआ, अमेरिका, इटली है, स्पेन है, आपने देखा। तो अब आप ये देखें ये तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है इतनी हमारे यहाँ किट्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी हम बता सकते एक्चुअल डाटा। तो जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, एपिडेमियोलॉजिकल लोग मॉडल्स बना के बता देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल हकीकत नहीं होती और इससे लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लोग नुकसान में भी जा सकते हैं कि वो ये समझें जी ये तो वबा ख़त्म हो जाएगी, अब सब कुछ ख़त्म करो, मास्क भी उतार दें, सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म कर दें और अब अपने काम शुरू कर दें। तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस प्रेडिक्शन की वजह से। तो आई थिंक कि अभी हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे मई का महीना जिस तरह प्रेडिक्शन है हमारा ऊपर जाएगा और हमें बहुत एहतियात करनी है उसमें। मतलब मार्केटें खुल गई हैं, लोग अभी उसी तरह से शुरू हो गए, मजमे लगने लग गए। तो जिस तरह आप ये सर्च देख रहे हैं, ये सर्च जो है कि जो तेज़ी से ऊपर जा रहा है अकाउंट, वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और कोई मतलब ख़तरनाक हद तक ना बढ़ जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा आपसे मैं बात करूंगी, डॉक्टर शाजी साहब, फिर मैं कैसे साहब की तरफ जाऊंगी। आपने बड़ी एक अहम पॉइंट रेस किया, आपने कहा कि जी अभी हम एहतियात को अगर छोड़ देंगे, और मई का महीना तो ज़्यादा कहा जा रहा है कि बड़ा अलार्मिंग हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर इस महीने में तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। खुदा ना खास अगर केसेस बढ़ जाते हैं, एहतियात छोड़ दी जाती है और लोग समझे जी बड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। और साथ ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे, आपको पता है कि लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, बल्कि सॉरी टू से पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करें, अरे आपने कोरोना का पेशेंट अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इतना है नहीं जितना बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आज ऐसे लोगों को गाइड करें कि कोरोना है, और ना सिर्फ है बल्कि बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। जी डॉक्टर शाजली, आपने मुझे सुना, आपने मेरा सवाल सुना? ठीक है डॉक्टर कैसे सिद्धार्थ, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी डॉक्टर कैसे सिद्धार्थ साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे कोरोना तो है ही नहीं, आपने कोई पेशेंट देखा, इसने देखा। प्लीज़ उनको बताएं आज कि कोरोना ना सिर्फ है बल्कि बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, और इस तरह का जानलेवा है कि आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी, आप बच के आपके घर में किसी और की जान जा सकती है, खुदा ना खास्ता। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी बात है, और ये शुरू दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अक्सर मेरे पास, मैं चूँकि ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब है, बुखार है, और जब मैं उनको बोलता हूँ कि देखें आप ख्याल करें, ये करें, तो कुछ लोग ऐसे जवाब देते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सब फजूल बातें हैं, कोई कोरोना वगैरह नहीं है, ये सब चाल है, किसी की चाल है, ये कॉन्स्पिरेसी है। तो ये एक बिल्कुल ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत हो रही हैं जी, लेकिन इसका नुकसान बहुत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को समझना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, लोग इसमें बीमार हो रहे हैं, लोग इसमें इंतकाल कर रहे हैं कॉम्प्लिकेट होके। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि आप समझें कि जो आपके सामने जो दो लोग खड़े हैं या एक लोग आपके सामने हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो आदमी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है उसको खांसी नहीं हो सकता है उसको नज़ला ज़ुकाम, गला खराब नहीं हो, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन वो कैरियर है कोरोना वायरस का, और वो बात कर रहा है, उसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, थोड़ा जरा समझा दीजिएगा, ये वहम अक्सर लोगों को होता है, जरा आज आप रहनुमाई कीजिएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाती हूँ। अगर ऐसा कोई शख्स जिसके सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो खांस भी नहीं रहा, छींक भी नहीं रहा, तो क्या वो हमसे जब बात करेगा और हम उससे थोड़ा सा फासला रखेंगे, 6 फीट का फासला या इवन मतलब 4 फुट का फासला भी रखेंगे, तो क्या उसके ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच सकते हैं? ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। तब तक सिर्फ वो आपके लिए तभी हार्मफुल हो सकता है जब आप उसकी टच की हुई सरफेस को, जहाँ वो हाथ लगाता है, आप भी इसको हाथ लगा के अपने नाक, मुंह या आंख में हाथ लगा लें। उससे सिर्फ बात करने की हद तक वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको बीमारी दे सकता है, कैरियर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए अगर वो खांस नहीं रहा और छींक नहीं रहा, ये मैं ऐड करना चाहूंगी, खांस नहीं रहा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं फिजा। अगर कोई आदमी खांस नहीं रहा है, छींक नहीं रहा है, जैसे मैंने बात कही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और आपको एहतियात करना है। एहतियात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से वो जो चीज़ें, जो सलाइवा निकलता है, जो एरोसोल निकलता है, वो आपको, अगर आप 4 फीट के डिस्टेंस पे है, कुछ थ्योरी ये कहती है कि ये 6 फीट तक जाता है, कुछ कहते हैं 3 फीट तक जाता है, 1 मीटर का फासला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप अपने नाक को ढांक के रखें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फिर तो बहुत सेफ है, लेकिन अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो आपको डिस्टेंस रख के बात करनी चाहिए। और जो आदमी बात कर रहा है आपसे, उसको भी मास्क लगाना चाहिए, ताकि वो अपना, अगर खुदा ना खास्ता कैरियर है तो वो किसी और को ना लगाए। इसलिए उसका मास्क, तो दोनों आदमी को अगर मास्क लगा लेते हैं तो ये बीमारी प्रिवेंट हो जाती है, और यही इलाज है।
कि इस बीमारी के फैलाव को जितना रोका जाए उतना अच्छा होता है। एहतियात, ठीक है, एहतियात इसका बेहतरीन इलाज है, ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर शाज़ली आपकी तरफ आना चाहूँगी, वक्त की कमी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से छोटे छोटे सवाल जानना चाहूँगी। अब आप अंदाज़न अगर बता सकें, ज़ाहिर बात है कोई बात हतमी नहीं हो सकती, लेकिन अंदाज़न अगर आप ये बता सकें कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा आखिर कब तक मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये ख़ात्मा तो मैं ख़स की बात अभी ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी WHO के DG जो थे डायरेक्टर जनरल ने ख़ुद कह दिया है कि इट विल गो अ लॉन्ग वे, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो और ये भी होगा कि ये वक्फे से बार बार अटैक करेगा, तो हमें जो है इसके बारे में बहुत कोई अच्छी या खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, अगर ना हुआ तो सितंबर अक्टूबर में दोबारा आएगा। बहुत से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ भी सर्दी शुरू हो गई है वहाँ ये बीमारी दोबारा से आ रही है। और जिस तरह चाइना की आप मिसाल ले लें तो चाइना में भी जो है ये अभी दोबारा से लोग उसमें जो है अभी दोबारा से उनकी रीइन्फेक्शन देखी जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी एक मेन वजह तो ये फ़िज़ा कि ये ना तो हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है, और अगर ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती है तो मरीज़ का फिर वापस आना मुश्किल है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो आई थिंक हमें बड़ा इसमें इंटेलिजेंटली हमें इस पे काम करना है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करना, हमें अपनी दिमाग के उससे करना है, सोच विचार से करना है, और हमें इसको केयरलेस नहीं लेना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिथ्स हैं, यहाँ पे स्टोरीज़ हैं कि जी ये पता नहीं कहाँ से आ गया, किसी ने फेंक दिया और वो हो गया। ये एक वबा है, वबा आती रही हैं, तो हमें इसका फ़ाइट करना है, लेकिन इसको हमने सीरियसली नहीं लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, मैंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद थे, कुछ दिन पहले भी हमने कोरोना के हवाले से प्रोग्राम किया था। डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आ रही हूँ, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि आप जब डॉक्टर्स जाते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, नर्सेज होती हैं, वहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होता है, आप लोग तो बड़ी प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, यानी मास्क पहने बगैर आप जा ही नहीं सकते, आप ग्लव्स पहने बगैर जा ही नहीं सकते, आप अपना बड़ा ख्याल करते हैं, सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स को भी हो गया कोरोना, इतनी नर्सेज को भी हो गया, इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद, एहतियाती तदाबीर के बाद भी अगर हो गया तो ये चीज़ लोगों को बड़ा डरा रही है, लोग बहुत घबरा रहे हैं। फिजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स जो है ना बहुत ही ख़राब पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स बहुत ही बुरे पेशेंट होते हैं, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा केयरलेस भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत केयरलेस होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब कोरोना आया तो बहुत से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया, प्रिकॉशनरी मेजर लेते थे। अनफॉर्चुनेटली इनको शुरू में जो PPE था वो भी नहीं मिला, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, इसको इंपोर्ट करना पड़ा। अब तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अब ये बहुत अच्छी तादाद में हम PMA और दूसरे इदारे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है। लेकिन ये मुसलसल एक सप्लाई होनी चाहिए, ये मुस्तकिल बुनियाद पे ये चलेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छूटेगी इस मुल्क से। तो डॉक्टर हजरात को ये बहुत केयरफुल होना होगा। दो प्रॉब्लम है इसके अंदर फिजा, एक तो जो कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं डॉक्टर्स, उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो तो खैर करते ही करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है कि जो लोग नॉन कोरोना पेशेंट देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये तो नॉन कोरोना का पेशेंट है, ये इसको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो रहा है। अभी लाहौर में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहिबा ने गायनी की एक सीजर किया, उनको डिलीवर हो गया बच्चा, लेकिन उनको बातों बातों में पता लगा कि उनके हस्बैंड जो है वो कुछ दिन पहले बाहर से आए हैं। ये कोई 1 महीना पुरानी बात है, और जब उस बात पे उनका टेस्ट कराया गया तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव आए खातून, और फिर उसके बाद उनके शौहर को कराया गया तो ही वाज आल्सो कोरोना पॉजिटिव। इसी तरह से अभी आप देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई है कि हमारी फील्ड के डॉक्टर ENT के जो इंतकाल कर गए, जावेद 52 इयर्स का डॉक्टर था और वो ENT के पेशेंट देखते थे वो। लेकिन होता क्या है कि हम नाक कान हम लोग बहुत करीब से नाक और थ्रोट ये बहुत करीब से देखते हैं, मुंह खुलवाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो उसमें हमें चांसेस होता है, अगर हम प्रोटेक्ट भी कर लें अपने आप को तो भी चांसेस होता है कि किसी न किसी तरह से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि फिजा अभी मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्टर्स कराची में खासकर के काफी डॉक्टर्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनकी वजह से
उनके दोस्त जो हैं वो क्वारंटाइन में चले गए हैं, वो डॉक्टर जो पॉजिटिव हुए हैं वो आइसोलेशन में चले गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला हफ्ता और दूसरा हफ्ता बहुत खतरनाक होगा कि अगर तमाम डॉक्टर्स या तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे, या घर बैठ जाएंगे, तो अस्पताल में क्या होगा, तो लोग क्या रास्ते में ही डॉक्टर शाजली, वक्त की कमी, ठीक है डॉक्टर कैसे, सॉरी बहुत वक्त की कमी है, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। डॉक्टर शाजली आपसे मेरा आखिरी सवाल है, फिर मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाना है। आप जरा बताइए कि कोरोना जब पाकिस्तान से खत्म होता है, अगर हो जाएगा, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, जब भी होगा उसके कितने अरसे के बाद हालात नॉर्मल पे आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गैदरिंग, तकरीबात, इज्तिमात, हम अपने रिश्तेदारों के घर आने जाना शुरू कर देंगे? नहीं, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बात की फ़िज़ा, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा और हमें अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाएंगे। अब हम उस तरह से नहीं मेल जोल रख सकेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखें कि लोग जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है, केयरलेसनेस है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब जल्दी जो खत्म नहीं होगा, हम कह सकते हैं सालों पे मुहित होगा, 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, वैक्सीन आने के बाद भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। फिर अगर वैक्सीन आ जाती है हम इसी तरह फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे जी। अगर 1 ईयर आएगी, लेकिन हम लोगों में बिहेवियरल चेंज आ जाएंगी और हम लोग इसी तरह एक दूसरे से डिस्टेंसेस रखेंगे, इसी तरह से होगा, क्योंकि अब ये इतनी जल्दी हमारे इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, यही बात हो रही थी कि खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस खत्म नहीं हुआ, अभी तक हमारे साथ चल रहा है। इसकी जो शिद्दत है वो शायद कमी होती चली जाए आहिस्ता आहिस्ता, सालों सालों। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर शास्त्री, मैं आखिरी बात ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब ये खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह खत्म होगा, इंशाल्लाह जरूर खत्म होगा, तमाम लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं, तमाम लोग, पूरी दुनिया को इस वबा ने लपेट में लिया हुआ है। ये बता दीजिएगा कि फिर एक ऐसा वक्त भी तो आएगा ना जब हम इसको एक आम बीमारी समझेंगे, जैसे कि अभी भी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां, फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, टीबी है, मलेरिया है, हम इसको भी एक आम बीमारी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे कुछ अरसे बाद कि कोरोना है, चल इसका इलाज है, इसकी वैक्सीन। जी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, हम लोग इसको फिज़ा यूज टू हो जाएंगे, लेकिन बिहेवियर चेंजेस हम में आ जाएंगे। आपने दुनिया को देखा है 9/11 के बाद क्या हो गया था, चेंजेस आ गई थी, और ये बहुत बड़ी ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, ये जल्दी नहीं ख़त्म होगी जी, ये जल्दी नहीं खत्म होगा, लेकिन टाइम प्रोग्राम का जल्दी जल्दी आगे जा रहा होता है। आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें थी, नाजरीन तक पहुंची, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और डॉक्टर कैसर आपका भी। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हम पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, उसमें मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे। राना मुबशिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन है गरीदा फारूकी साहब और जान अचकज़ई साहब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैं बात करी थी कोरोना की सूरत हाल की, मेरे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद थे। अब मैं बात करूंगी मुल्क की सियासी सूरत हाल की कि करंट सिचुएशन हमारे यहाँ क्या है। पॉलिटिक्स की को अगर मैं लेके बात करूँ या सियासत को लेके बात करूँ, नवाज शरीफ की बीमारी के बाद मुल्क का अहम तरीन मसला बना है जी 18वीं तरमीम। अब लेकिन सवाल ये कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आखिर है कौन, और 18वीं तरमीम ख़त्म करके हुकूमत को फ़ायदा कैसे हो सकता है? उल्टा नुकसान ही दिखाई दे रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करूं तो एक बार फिर से सियासत में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लड़ने आए थे कोरोना से, लेकिन उनके मामलात अब नैब देख रहा है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज कहाँ पर हैं, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। खुद नून लीग का मुल्क की सियासत में जो किरदार है वो भी अभी समझ नहीं आ रहा। कोरोना के मामले पर भी सिंध और विफाक एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। लॉकडाउन करना है या नहीं करना, करना है तो कितना सख्त करना है या फिर कितना नरम करना है, इस पर भी हम देखते हैं कि रोज़ाना बहस होती है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ और सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकने की कोशिश करती हूँ। मारूफ एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गरीदा फारूकी मेरे साथ मौजूद है। गरीदा, वार्म वेलकम। और मेरे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब। जान अचकज़ई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गरीदा, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। 18वीं तरमीम का ही शोर मचा हुआ है, आप भी सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी, आपकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम इशूज़ पर। आपको क्या लगता है ये 18वीं तरमीम का जो मामला है, विफाक ने उठाकर सही किया या गलत किया, और इसमें कितनी तरमीम की मजीद गुंजाइश आप देखते हैं? साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी गरीदा, इस सिचुएशन को देखते हुए, कोरोना की सिचुएशन हम देख रहे हैं, बार बार ये बताया जा रहा है कि मई में सिचुएशन बहुत ज़्यादा मजीद ख़राब हो सकती है, पेशेंट ज़्यादा आ सकते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए आपको लगता है कि मामला अभी उठाना सही है?
ये आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कर लिया है। एक तो आपने टाइमिंग के हवाले से सवाल किया है और दूसरा आपने सवाल किया है कि 18वीं तरमीम में क्या वाकई मजीद कोई तरमीम होनी चाहिए। पहले मैं आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब दूंगी। देखिए, 18वीं तरमीम बेशक आइन का हिस्सा है और इस तरमीम के जरिए पाकिस्तान की जो एक जमहूरी और कह लें कि पार्लिमानी, बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो एंटायरली चेंज होके रह गया। इससे पहले पाकिस्तान तमाम का तमाम विभाग के ज़ेरे इंतजाम आता था और बहुत से ऐसे मामलात कि जिनमें सुबह अपनी खुद मुख्तारी चाहते थे वो नहीं मुयस्सर हो सकती थी। तो अगर इन द एसेंस ऑफ इट देखा जाए तो 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान में डेवोल्यूशन ऑफ पावर में इन पेपर बहुत अच्छा काम किया है। 18वीं तरमीम इन पेपर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो तहरीर की गई। बहुत गरीदा की आवाज़ में नहीं सुन पा रही, क्या ऑन एयर आवाज़ जा रही है? ठीक है, गरीदा की आवाज़ से टेक्निकल किसी इशू की वजह से नहीं आ रही। आप गरीदा को दोबारा कॉल कीजिए ज़रा टीम। जान अच्छे से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, आपको क्या लगता है इस तरह के माहौल में जब माहौल बना हुआ है कोरोना, इसका हल ढूंढा जा रहा है, वैक्सीन तलाश की जा रही है, इसका कैसे इलाज हो सकता है? हमारे मुल्क में आपको पता है हम तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नहीं आते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने घुटने टेक दिए। हमारे मुल्क में एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि तरमीम कैसे देखते हैं आप? पहली बात यह कि कोई भी वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट या गैर इम्पोर्टेंट नहीं होता। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। जिस तरह गरीदा फारूकी साहिबा ने इशारा किया, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। किसी भी वक्त कोई भी हुकूमत चाहे वो उसमें तरमीम कर सकती है प्रोवाइडेड कि उसके पास नंबर्स हों, बाकी पार्टियां इत्तेफाक करें और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास हो, तो कोई भी नया तरमीम आ सकता है। ये तो एक उसूल की बात है। दूसरी बात ये कि टाइम एंड अगेन ये बात आप वाज़ेह जी एंड टाइम एंड अगेन ये बात वाज़ेह हो गई है कि वसाइल की तकसीम और वसाइल की पैदावार दोनों हवालों से 18वीं तरमीम का जो टेम्पलेट है वो नाकाम हो चुका है। वसाइल सुबह रेज नहीं करते, वसाइल मरकज़ से लेते हैं, जबकि मरकज़ जिस तरीके से वसाइल तकसीम करता है उनके पास कम रह जाते हैं कि दिफा पे और डेट सर्विसिंग और दूसरे जो प्रायोरिटीज़ हैं जो बेसिकली पब्लिक गुड जिसे आप कहते हैं, मिसाल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पे सुबह अपने पीसीपी में उनके लिए पैसा नहीं रखते। ये 3-4 ऐसी वजूहात है जिसकी बुनियाद पे मरकज को अब मुश्किलात आ रही है और ये सस्टेनेबल नहीं है। अब आप देखिए इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात और ख़राब होने जा रहे हैं, तो डिफेंस के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा मसला है। अब हमारी जो टैक्स हम ले रहे हैं वो डेट सर्विसिंग में जाएगा और आगे और बढ़ेगा। लिहाजा जो अवार्ड बनाया था वो 18वीं तरमीम के मुताबिक था। अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ गया और वो उस वक्त तक रिवाइज नहीं हो सकता। जो मेन फार्मूला है यानी 57% जो वसाइल है जो सूबे को जाएंगे वो रिविजिट ना हो। सूबों ने क्या किया, मरकज से तो ले लिया, लेकिन कोयटा, कराची, पिशावर जो दूसरे इलाकों में उन्होंने अवार्ड तकसीम करना था वो नहीं किया। लिहाजा एक डिस्प्रोपोर्शनेट गैर तनासुबी तकसीम है वसाइल का मरकज और सूबों के दरमियान, सूबों और डिस्ट्रिक्ट के दरमियान। लिहाजा एक इम्पास है। अगर अब बहस होती है, रिविजिट होता है, सूबे और मरकज बैठ के इस पे एक नए अंदाज से गौर करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। बड़ी अच्छी आपने बात की जाना चाहिए। जैसे आपकी बात से बात आगे बढ़ाते, तकसीम ही अगर किसी को समझ आ जाए ना कि तकसीम कैसे करनी, बड़े इंसाफ के साथ कैसे करनी, बैलेंस कैसे करना, तो ज़िंदगी सवर के रह जाती है। जैसे कि प्रोग्राम में भी हमें टाइम को तकसीम करना होता है कि किसी भी मेहमान को कम वक्त ना। गरीदा हमें दोबारा ज्वाइन कर चुकी है। गरीदा आपकी तरफ आना चाहूँगी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बल्कि आपसे तो पहला सवाल पूछा था, आपने अभी जवाब कंप्लीट नहीं किया था तो कॉल ड्रॉप हो गई थी। आप उसी सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना ये चाहूंगी कि आइन पाकिस्तान का इंतहाई मुकद्दस एक मुकद्दस किताब है और उसी आइन की बुनियाद पे पाकिस्तान के हर शहरी को उसके हुकूक मिलते हैं और उसी आइन की बुनियाद पे पाकिस्तान में तमाम इदारों का जो किरदार है, यानी कि पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस आइन की बेस पे चलता है। लेकिन हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि 1973 से लेके उससे पहले भी 2 आइन पाकिस्तान के मौजूद थे। 1973 का आइन इसलिए लाया गया कि उसमें अंदाजा हुआ कि पहले वाले 2 आइन उनमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां रह गई थी। फिर 1973 के आइन में बहुत सी तरामीम की गई। गोया के मतलब ये हुआ कि आइन एक मुकद्दस किताब तो है, लेकिन आसमानी सहीफा यकीनन नहीं है। यानी कि ना तो वो कुरान पाक है, ना ही वो बिल्कुल उसमें चेंजेस आ सकते हैं, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो आइन में 73 के आइन में जो मुख्तलिफ तरामीम की जाती रही वो इसीलिए कि
कि पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान के शहरियों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जहाँ जहाँ बेहतरी के मौके नजर आए उनमें इम्प्रूवमेंट की जाती थी। अब 18वीं तरमीम भी इसीलिए लाई गई कि जब ये एहसास किया गया कि सिर्फ विफाक के अंदर सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए बल्कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए बहुत सी चीजें, जो अगर सूबों के पास आ जाएं तो ज्यादा अच्छे तौर से चलेंगी। ठीक है, वो एक चीज सामने आ गई, बहुत अच्छे तरीके से वो सूबों ने चलाने की कोशिश भी की, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था ना, उस एक्सपेरिमेंट में अगर ये देखा जा रहा है कि मजीद बेहतरी लाई जा सकती है तो क्यों नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर 18वीं आईनी तरमीम में मजीद बेहतरी की या मजीद तरामीम की बात की जाती है तो इसमें गलत नहीं। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि जब भी आप 18वीं तरमीम में तरमीम की बात करें तो उसका एक बाकायदा ज़ाब्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है वो पार्लियामान में आएगी, कौमी असम्बली में डिस्कस होगी, तमाम सियासी जमातें, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी सियासी जमातें थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो उस तरह से वजूद नहीं था, लेकिन अब जाहिर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त एक सबसे बड़ी सियासी जमात है वोटों के हिसाब से और पाकिस्तान की हुक्मरान जमात है। तो इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें और जो बाकी छोटी जमातें हैं उन सब का स्टेक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मजायका नहीं है कि आप पार्लियामान में लाके इसको डिबेट करें, कौमी असम्बली में इस पर डिबेट करें, सेनेट में इस पर डिबेट करें, क्योंकि यही जमहूरी और पार्लियामानी तरीकाकार है। अगर सब एग्री करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिन पे अगर इख्तियारात की तकसीम पर मजीद डिबेट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हुकूमत के जो गुजरा हैं, चंद गुजरा, उनको भी जरा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक सेंसिटिव मामला है। अच्छा, ये भी एक इशू है डॉक्टर फिजा कि हमारे यहाँ इशूज बजाय इसके कि उनकी एसेंस पे डिबेट हो, उनके साथ सेंसिटिविटीज अटैच कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे काला बाग डैम, अब उसके साथ गहरी बात की आपने सेंसिटिविटी नेशनलिज्म की अटैच कर दी गई कि काला बाग डैम पे बात करना पाकिस्तान में जैसे हराम करार दे दिया गया। इस तरह की बहुत सी और चीजें हैं जिनके साथ अननेसेसरी एंड अनड्यू सेंसिटिविटीज अटैच कर दी। तो 18वीं आईने जैसे कि गरीदा मजहब पे बात नहीं कर पा रहे होते, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो आप भी घबराती होंगी, मैं भी घबराती होंगी। हम खुलकर बात करते हैं, मजहब पे बात करते हुए डर लगता है कि कोई भी आलमी दिन आके हम पे फतवा लगा देगा भी आपने ये गलत कह दिया, आपने ये कह दिया। आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है जब इस तरह की सिचुएशन फैला दी जाती है। जी दुरुस्त। अब 18वीं तरमीम के साथ बहुत सी ऐसी सेंसिटिविटीज अटैच हो गई हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे छोटे सूबे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात। अब छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं कि शायद हमारे हक पे डाका मारना चाह रहा है, या शायद विफाक सूबों की खुद मुख्तारी छीनना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सब जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी खदशात हैं, इनका सबसे बेहतरीन फोरम पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। हुकूमती वुज़रा को भी, चंद वुज़रा को अपने बयान डिस्कशन हो, एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वुज़रा को तो बयान देने में अब एहतियात बरतनी चाहिए। आपने गरीदा बड़ी अच्छी बात की। हम देखते हैं कि तब्दीली का जो नारा लगाया था पीटीआई गवर्नमेंट ने कि तब्दीली होगी, हमें लगता था कि पता नहीं क्या कुछ तब्दील हो जाएगा, सिस्टम तब्दील हो जाएगा, निज़ाम तब्दील हो जाएगा, करप्शन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ मेरिट पर होगा, नौकरियाँ मिलेंगी मेरिट पर, ना जाने क्या कुछ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन काबीना में तब्दीली होती है, ये चेहरा गया, वो आ गया, वो चला गया, उसको रिप्लेस कर लिया। कैसे 5 साल गुजर जाएंगे, इस पर बात करूंगी ब्रेक के बाद। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। गरीदा, मैं एक सवाल टैग करके गई थी, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, तो उसी सवाल की तरफ आती हूँ। आपने वुज़रा के बिहेवियर के हवाले से बात की और बहुत अच्छी बात की कि बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जिन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। कि मेरे अल्फाज हैं, आपने जो अल्फाज बोले आपके अल्फाज नाज़रीन ने सुने, मैं उसको कोट नहीं करी। अब हम देखते हैं कि जी काबीना में भी आए रोज़ तब्दीली होती है, एक चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया। आप इन तब्दीलियों को कैसे देखती हैं? इसका चले एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो गरीदा ये जाता हो कि जो गलत करेगा उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है। लोग ये भी समझ सकते हैं कि इन्होंने जो सिलेक्ट किया था, जिस पर एतमाद किया था, क्या अब वो एतमाद नहीं रहा? इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन भी जाता है कि आपकी पहले सिलेक्शन बुरी थी।
जी गरीदा, मुझे सुन पा रही हैं? शायद गरीदा मुझे नहीं सुन पा रही हैं। जान अच्छे सब यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ, पर जैसे गरीदा ज्वाइन करती है दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। देखिए, तनकीद उस वक्त भी हो रही थी कि पीटीआई ने बयानिए की जो जंग है वो शायद लूज की है। उस वक्त तनकीद ये थी कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फिरदौस हशकावा साहिबा, वो शायद सही तरीके से जो बयानिया है पीटीआई का वो आगे ले जाने में नाकाम हो गई है, और इसी तरह जो बाकी उनके तर्जमान हैं वो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे। और एक ऐसा टाइम भी आया कि इमरान खान साहब अकेले रह गए थे, बहुत से उनके वज़रा और तर्जमान टॉक शो में नहीं आ रहे थे और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये शिद्दत से एहसास हो रहा था कि पीटीआई की जो नैरेटिव जंग है उसमें उनको नुकसान हो रहा है। 100 के से ज्यादा शो दिन को होते थे और उसमें हर शो में उनको इनके खिलाफ जो है एक तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो जो अभी तब्दीली आई है शायद उस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इमरान खान साहब ने फैसला किया कि एक ऐसा किरदार लाया जाए शिबली फराज साहब की शक्ल में, जो एक काबिल कबूल चेहरा हो, जो पीटीआई का पुराना साथी हो, जो एक ब्रिज के किरदार के तौर पे उनको देखा जा सके। और लग भी यूं रहा है कि मीडिया के ज्यादा तनकीद में करने वो लोग जो ज्यादा तनकीद पीटीआई पे करते थे इस चॉइस पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ख्याल में ये एक एक्सेप्टेबल तब्दीली है। इसी तरह जनरल आसिम बाजवा साहब जो है उनकी भी क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी, स्किल सेट, एक्सपर्टीज मीडिया के हवाले से बहुत ही, यानी सबको मालूम है मीडिया के तमाम जर्नलिस्ट, वर्किंग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके मालिकान हैं, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और डीजी ISPR की तजर्बे की वजह से उनका एक बैकग्राउंड भी है। लिहाजा जब वो आएंगे अपने तजर्बे लेके, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो नैरेटिव के हवाले से बहुत ही वो एक सेंसिटिव हैं, उस बयानिए को तब्दील करने में कोई किरदार उनका होगा। तो तनकीद अभी भी होगी, लेकिन अभी तनकीद इस हवाले से नहीं होगी कि टीम बयानिए के हवाले से कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। जान अच्छे से आपका पॉइंट आ गया। गरीदा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। तब्दीली हम देख रहे हैं कि आए रोज काबीना में तब्दीली होती है, ये चेहरा बदल गया, वो बदल गया। आप मुझे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सारा साल ऐसी तब्दीलियां होती चली जाएंगी, या हम साल की क्यों बात करें, पूरे टेन्योर की बात कर लेते हैं। पीटीआई पूरा टेन्योर ऐसे पूरा करेगी? फिर इससे तो एक इंप्रेशन जाता है, एक मैसेज जाता है कि आप जिनको पहले लेकर आते हैं आपको एतमाद नहीं रहता, फिर आप किसी और को लेकर आते हैं, फिर जो दूसरा आता है वो भी शायद ये सोचता रहता है कि मेरे बाद तीसरा कौन आएगा। ये इंसानी नफ्सियात है। जो सवालात आप उठा रही हैं ये हर एक के जहन में सवालात हैं, और अपेरेंटली इस वक्त किसी को भी रीजन समझ नहीं आ रही है कि आखिर जो रिसेंट तब्दीली की गई है वो क्यों की गई है और उसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। इस वक्त हर एक अपने अपने तर्जीह के मुताबिक अंधेरे में चीज चला रहा है, लेकिन असल बात किसी को भी मालूम नहीं है, असल वजह किसी को भी मालूम नहीं कि तब्दीली क्यों हुई है। अब इस वक्त आपने सवाल किया था कि ये तब्दीली की टाइमिंग क्या वाकई अहम है। इस टाइमिंग से हट के मेरा ख्याल है जो तब्दीली के नाम पर दो नए चेहरे आए हैं वजारत इत्तलात में, खास तौर पे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब और सेंटर शिबली फराज साहब, दोनों बोथ है जेंटलमैन, दोनों की बहुत इज्जत है। खास तौर पे जनरल आसिम सलीम बाजवा से जब वो साबिक DG ISPR थे तो उन्होंने ना सिर्फ ISPR को रिवैम्प किया बल्कि इसको मॉडर्नाइज भी किया। इस वक्त जो आपको मॉडर्न फॉर्म में ISPR नजर आता है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो ये सब चीजों का ये इस्लाहात का अमल उन्होंने वहाँ पर आगाज किया। अब उनसे तवक्को की जा रही है कि वो इसी किस्म की इस्लाहात और मॉडर्न लाइंस पर जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे वजारत इत्तलात में, जो कि आज वाज़े भी हो गया है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जो हैं बीइंग द फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, वो इस्लाहात पे तवज्जो देंगे, रिफॉर्म्स पे तवज्जो देंगे, पॉलिसीज की बेहतरी में तवज्जो देंगे, वज़ीर-ए-आज़म को असिस्ट करेंगे फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड द पॉलिसी डिवीजन। और सेंटर शिबली फराज साहब जो हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल फेस हैं, तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन आकर मीडिया पर देंगे, प्रेस ब्रीफिंग्स में देंगे, टॉक शोज में आएंगे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो दोनों अपनी जगहों पर बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत लाइक अफराद हैं, और इनके साथ मिल के उम्मीद की जा सकती है कि जो वजारत इत्तलात है, अगर कहीं पे कोई खामी रही थी, अब जाहिर है वो आगे, आज तो उनको सिर्फ पहला दिन हुआ है चार्ज दिए, तो कुछ टाइम गुजरेगा तो फिर पता चलेगा कि मजीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और कौन सी ऐसी खामियां थी माजी की जिनको फिल इन करने के लिए ये तब्दीली लाना नागुज़ीर हो गई। तो ये तो हमें चंद दिन के बाद पता चलेगा।
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पर एक बिल्कुल क्या आगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फेस नहीं है। पीटीआई के अपने अंदर एक बहुत मजबूत लॉबी थी जो कि उनके खिलाफ मुसलसल काम कर रही थी। उसका डॉक्टर फिरदौस बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी जवान मर्दी के साथ जो है मुकाबला भी कर रही थी। तो अब मुख्तलिफ कयास आ रही हैं, मुख्तलिफ तरीकों की तो हो रही हैं कि डॉक्टर फिरदौस को रिप्लेस क्यों किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है और जिस तरह से आपने भी डॉक्टर फिजा जिक्र किया कि बार बार कहा जा रहा है कि मई का महीना बहुत संगीन हो सकता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम हुकूमती इदारों को फोकस करने की जरूरत है कि वो कोरोना के हवाले से न सिर्फ अवाम को आगाही दें बल्कि अवाम के बचाव के लिए, पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए पॉलिसीज भी डिवाइस करें। और इसमें ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का बहुत फरीदा, मैं लास्ट में आपसे शॉर्टली ये जानना चाहूंगी कि कहीं ऐसी वजह भी हो सकती है, वजूहात तो बहुत सी सुनने में आ रही हैं आपके भी और मेरे भी, लेकिन वही बात आपके वाली कि किसी को ये एग्जैक्ट नहीं पता कि वजह तब्दीली की क्या बनी। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, मतलब मैं कहती हूँ कि कोई बंदा ही खड़ा हुआ है, कोई औरत नहीं खड़ी हुई, तो बहुत से लोगों को खवातीन जो बिल्कुल दबंग होती हैं बड़ा खटकती हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़े लोगों को खटकती थी उनकी आंखों को कि क्यों है भाई एक खातून इतनी आगे क्यों है। ये वुमेन होना भी कोई मतलब हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो सकता है कि बहुत से मर्द हजरात इस बात से चिढ़ते होंगे, या मैं ओपन अल्फाज में कहूँगी एक हसद या जेलसी फैक्टर भी है कि खातून क्यों। डॉक्टर फिजा, इस खास तौर पे इस तब्दीली में मैं नहीं देखती कि ये फैक्टर कुछ रहा कि खातून होने के बुनियाद पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को हटाया गया हो। मैं नहीं समझती क्योंकि इमरान खान की टीम में बड़े अहम ओहदों पे खवातीन तैनात हैं। शीरी मजारी साहिबा है, मिनिस्टर हैं, बड़ी जबरदस्त बड़ी दबंग खातून हैं वो। मलिका बुखारी उनमें से एक हैं। कमल शौजब इकॉनमी को देखती हैं, वहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। इस तरह की दीगर और खवातीन वहाँ जिनके नाम शायद इस वक्त मेरे जहन पे ना आ रहे हों। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे जैसी सोसाइटी में, हमारे जैसे एक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मुआशरे में खवातीन को आगे बढ़ते हुए देखना जो है, आगे बढ़ते हुए बर्दाश्त करना एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन खास तौर पे इस सिनेरियो में, खास तौर पे इस सिंगुलर इंसिडेंट पे मैं नहीं समझती कि इसका कोई किरदार है। मेरा ख्याल है कि ये दिस हैज ऑल गॉट टू डू अबाउट द इम्प्रूवमेंट एंड द रिफॉर्म्स इन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, और इसका बगैर किसी चलिए जी, हमारी दुआ ये है कि अब ये जो नए चेहरे सामने आए बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और अब ऐसी को खबर सुनने को ना मिले कि जब शिबली फराज साहब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि ये वजह है वो वजह है, तो उनको भी रिप्लेस ना किया जाए। अब हमें तब्दीली चाहिए, सिस्टम में हमें तब्दीली चाहिए, वो वाली जिसके नारे लगा के इमरान खान साहब ने वोट और हमने इमरान खान साहब पर एतमाद के बतौर कौम, और अब तमाम लोग उस तब्दीली के मुंतज़िर हैं। इंशाल्लाह जल्द हमें वो तब्दीली देखने को मिलेगी। गरीदा फारूकी साहबा, आपका जान अच्छे से आपका सबका दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।